नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बीए थर्ड ईयर वालों के लिए हिंदी के नोट्स लेकर आए हैं। हिंदी साहित्य का पेपर नंबर 3 होने जा रहा है, उससे संबंधित जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस वीडियो के अंदर कवर कराए जाएंगे, जिसके अंतर्गत दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत हम इस वीडियो में आपको जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एंड साथ ही साथ एक क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी को यहाँ कवर करा दिया जाएगा। ये ना समझें कि एक क्वेश्चंस का इतना लंबा आंसर क्यों है, उस लंबे आंसर में आप बहुत तरह के क्वेश्चंस बना सकते हैं, इसीलिए हम लॉन्ग आंसर के तौर पर पढ़ेंगे, जहां हम पार्ट नंबर फर्स्ट को कवर करेंगे। पार्ट नंबर फर्स्ट को कवर करते ही हम सेकंड पार्ट लाएंगे, थर्ड पार्ट लाएंगे और उसी में आपका पूरा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, ब्रज भाषा की उत्पत्ति पर संक्षेप में विचार करते हुए इसके व्यापक काव्य भाषा के रूप में हुए विकास पर प्रकाश डालिए। अथवा ये क्वेश्चन आपका इस तरह से भी आ सकता है, ब्रज भाषा के व्यापक काव्य भाषा के रूप में विकास पर प्रकाश डालिए। या यह क्वेश्चन आपका इस तरह से भी आ सकता है, ब्रज भाषा की उत्पत्ति तथा विकास के क्रमिक इतिहास का उल्लेख कीजिए। या आपका ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, ब्रज भाषा का व्यापक काव्य भाषा के रूप में विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर प्रकाश डालिए। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आपका क्वेश्चन कई तरह से आ सकता है, इसीलिए इसका एक लॉन्ग आंसर हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप किसी भी तरह का क्वेश्चंस बना सकते हैं और किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है तो उसका जवाब दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं, यहाँ सामान्य परिचय को पढ़ते हैं। क्या है इसका सामान्य परिचय? ब्रज भाषा उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख बोली है। यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत परिगणित एक विभाषा या बोली है। इसकी उत्पत्ति सूरसेन जनपद की सौरसेनी प्राकृत से मानी जाती है। ब्रजभाषा ब्रजमंडल की बोली है, जिसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। भाषा, मध्यदेशी, अंतर्वेदी, ग्वालियरी, पिंगल आदि इसके नाम हैं। ब्रजभाषा का सीमा के अंतर्गत आगरा, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, गुड़गांव, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, मथुरा, बरेली, नैनीताल की तराई के क्षेत्र में आते हैं। यहाँ इनकी यानी कि यह भाषा बोली जाती है। जबकि इसका फर्स्ट पॉइंट है ब्रजभाषा का नामकरण। आइए जानते हैं ब्रजभाषा का नामकरण कैसे हुआ। ब्रजभाषा का नाम प्राचीनतम प्रयोग सन 1587 ईस्वी में गोपालकृत रामविलास टीस में मिलता है। मरु भाषा निर्मल तजी करी ब्रज भाषा चोज। जबकि सेकंड पॉइंट है इसमें ब्रज भाषा का विकास। आइए जान लेते हैं ब्रज भाषा का विकास कैसे हुआ है। ब्रज भाषा के विकास क्रम को स्पष्ट करने के लिए परवर्ती अपभ्रंश काल के अनेक ग्रंथ उपयोगी सिद्ध होते हैं, यथा हेमचंद्र की रचनाएं, प्रबंध चिंतामणि आचार्य शुक्ल की है, ये आचार्य मेरुतुंग की है, कुमारपाल प्रतिबोध, प्राकृत पेंगलम, ढोला मारोडा दूला सिद्धों की रचनाएं, जैन मुनियों के ग्रंथ और रासों का प्रमुख ग्रंथ आदि हैं। तो ये आपके कुछ किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है, यानी कि क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है, ब्रज भाषा का नामकरण के बारे में बताइए। या क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, ब्रज भाषा का विकास किस तरह हुआ। ये आप इसमें यानी कि पूरे चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं और हम फिलहाल पढ़ भी रहे हैं। एंड यहाँ देखते हैं हम, इसके अतिरिक्त साधुओं की रचनाओं में भी ब्रजभाषा के अधिक रूप मिलते हैं। अतः यह माना जाता है कि 11वीं शताब्दी से ब्रजभाषा ने सने सने अपना स्थान अपभ्रंश की रचनाओं में बनाया। इसी के उपरांत अपभ्रंश परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में परिणत हो गई। उस समय की हिंदी में ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, पंजाबी, राजस्थानी आदि भाषाओं का मिला जुला ही हमारे सामने आता है। मिली जुली भाषा की यह परंपरा संत कवियों की वाणियों में 15वीं सदी तक पाई जाती है, जिसे आचार्य शुक्ल ने सदोकड़ी कहा है। इधर विभिन्न खोजों में ब्रजभाषा की कुछ पुस्तकों का भी पता लगा है, जिनमें से मुख्य हैं सधारकृत प्रद्युम्न चरित 1354 ईस्वी में, कवि जाप कृत हरिचंद पुराण 1396 ईस्वी में। जबकि सन 1192 में तराइन के मैदान में मोहम्मद गौरी के हाथों पृथ्वीराज चौहान की पराजय के उपरांत भारत में मुसलमान शासकों का प्रभाव बढ़ता गया और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता की प्रतिक्रिया स्वरूप वैष्णव आचार्यों ने धार्मिक सुधारवादी
आंदोलन चलाए। इसमें जन भाषा ब्रज को ही अपनाया गया। कृष्ण भक्त कवियों ने तो ब्रजभाषा को पूरी तरह अपनाया। उसमें पर्याप्त साहित्य सृजन होने लगा। 16वीं शताब्दी के मध्य तक ब्रजभाषा ने एक अच्छा सुव्यवस्थित रूप धारण कर लिया था और वह हिंदी साहित्य की एक प्रधान भाषा बन गई थी। आइए पॉइंट नंबर 3 को जानते हैं, या इस तरह से भी पूछ सकता है, ब्रजभाषा का उत्कर्ष काल क्या है। सन 1500 ईस्वी से ब्रजभाषा में व्यवस्थित रचना का युग प्रारंभ होता है, जिसमें कृष्ण चरित्र को लेकर काव्य रचना की गई और सन 1800 तक रीतिकाल के अंतिम चरण तक ब्रजभाषा अपने उत्कर्ष की सीमा पर रही। पॉइंट नंबर 4 है, कृष्ण भक्ति काव्य की ब्रजभाषा। वल्लभ संप्रदाय के प्रयास से कृष्ण भक्ति का प्रचार हुआ। इसके सहयोग से ब्रजभाषा ने भी प्रतिष्ठित भाषा का रूप प्राप्त किया। अष्टछाप के कवियों द्वारा ब्रजभाषा साहित्य की अभूतपूर्व उन्नति हुई। अष्टछाप के कवि हैं सूरदास, परमानंद दास। यहाँ आपसे अष्टछाप के कवियों के बारे में यदि पूछता है तो आप यहाँ बता सकते हैं कि सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास, कृष्णदास, नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी और क्षित स्वामी। ये कवि उत्कृष्ट भक्त होने के साथ साथ गायक व संगीतज्ञ भी थे। इनके हाथों में पढ़कर ब्रजभाषा धन्य हो गई। इनकी मुख्य रचनाएं हैं सूरसागर, परमानंद सागर, प्रेम तत्व निरूपण, ज्ञान मंजरी, भक्ति प्रताप आदि हैं। जबकि अष्टछाप के कवियों के अतिरिक्त अन्य अनेक कवि इस संप्रदाय में हुए जिन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा ब्रजभाषा के भंडार को भरा। इन कृष्ण भक्त कवियों के परिणाम स्वरूप ब्रजभाषा कई सौ वर्षों तक हिंदी साहित्य में काव्य भाषा का स्थान ग्रहण किए रही। इसमें संदेह नहीं कि ब्रजभाषा के देशव्यापी होने का सबसे बड़ा हेतु कृष्ण काव्य को ही है। ब्रजभाषा भाषा ललित कलित कृष्णा की बेल, या ब्रजमंडल में दुर्गा ताकी घर घर केली। यहीं से चहुदिशी बिस्तरी पूरब पश्चिम देश, उत्तर दक्षिण लौ गई ताकी छटा अशेष। अतः स्पष्ट है कि ब्रजभाषा की श्री वृद्धि में केवल ब्रजवासियों का ही हाथ नहीं रहा। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र आदि निवासियों ने भी उसके रमणीय भंडार को भरने में अपना योगदान दिया है। जी यहाँ पर अन्य राज्यों के कवि या रचनाकारों ने भी ब्रजभाषा में पूरा हाथ बटाया है। जबकि पॉइंट नंबर 5 था यहाँ राम भक्ति और ब्रजभाषा। यहाँ देखते हैं राम भक्ति और ब्रजभाषा में क्या है। राम भक्ति शाखा के कवियों ने अपने इष्ट देव के प्रति ब्रजभाषा में आत्मनिवेदन किया है। गोस्वामी तुलसीदास, विनय पत्रिका, स्वामी अग्रदास, रामदास और हृदय राम प्रमुख हैं। फुटकर कवियों में गंग, रहीम, सेनापति और केशव के नाम भी उल्लेखनीय हैं। जबकि पॉइंट नंबर 6 में है मुसलमान भक्त कवि। यहाँ यह भी पूछ सकता है कि मुसलमान भक्त कवि कौन कौन हुए हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए। तो यहाँ आप जवाब दे सकते थे अनेक मुसलमान भी भक्त हुए हैं। इन कवियों ने अपने इष्ट देव के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए ब्रजभाषा को ही अपनाया। इन मुसलमान कवियों के कई नाम तो अति प्रसिद्ध हैं, जैसे रसखान, ताज, रहीम तथा प्रेमी। इन्हीं मुसलमान कवियों को लक्ष्य करके हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरजन पे कौटिक हिंदू बारिये। जबकि पॉइंट नंबर 7 था मुगल शासन। यहाँ मुगल शासन के बारे में भी बताया है, जान लेते हैं। यहाँ कतिपय उदार मुगल शासकों की उदार नीति के फलस्वरूप ब्रजभाषा में काव्य रचना को पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। इस काल में ग्रंथों का अनुवाद भी ब्रजभाषा में कराया गया। शाहजहां ने शिरोमणि कवि से धनंजय कृत नाममाला कोश का अनुवाद ब्रजभाषा में कराया। कवि ने उस अनुवाद का नाम उर्वासी दिया है। कवि स्वयं लिखता है, आइए जानते हैं कवि ने क्या लिखा है। तिनके पंडित कवि बहुत अपने अपने ज्ञान, बोली शिरोमणि को निकट दही दिल्ली पतिक आन। जबकि नेक्स्ट दिया था इसमें, नाम ही की माला होती प्रथम धनंजय कीन, सोई भाषा में करी नाई और बसी दीन। आइए जानते हैं इसका पूरा हिंदी रूपांतरण क्या है। अकबर का दरबार तानसेन जैसे ब्रजभाषा कवि और गायक द्वारा सुशोभित था। साथ ही अकबर के दरबार में अनेक ब्रजभाषा कवियों ने आश्रय भी पाया, जिनमें नरहरि, गंग और रहीम प्रमुख हैं। औरंगजेब की अनुदार नीति के कारण ब्रजभाषा को आघात पहुंचा। उसके बाद नादिर शाह, अहमद शाह, अब्दाली आदि लुटेरे मथुरा वृंदावन तक पहुंचे। उनके हाथों से इस भाषा की काफ़ी बर्बादी हुई। इस विषम परिस्थिति में भी ब्रजभाषा जीवित रही। उसमें काव्य रचना होती रही। हिंदू राजाओं और अमीर उमराओं ने
और उसको संरक्षण प्रदान किया। जबकि पॉइंट नंबर 8 था रीतिकाल और ब्रजभाषा। आइए जानते हैं रीतिकाल और ब्रजभाषा में क्या है। रीतिकाल तो ब्रजभाषा का संघर्ष काल माना जाता है। इस काल के कवियों और आचार्यों ने ब्रजभाषा को परिष्कृत किया। इस काल में केशव, घनानंद, मतीराम, देव, भूषण, पद्माकर, ग्वाल, आलम, बोधा, ठाकुर आदि अनेक कवि महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय हैं। इस काल में ब्रजभाषा गद्य की भी वृद्धि हो उठी। इस काल का ब्रजभाषा गद्य 3 रूपों में उपलब्ध है। आइए यहाँ जानते हैं ब्रजभाषा गद्य की कौन कौन सी 3 जो पार्ट्स हैं उनके बारे में। यहाँ इस तरह से भी पूछ सकता है कि ब्रजभाषा गद्य काल का 3 रूपों में जो रूपांतरण हुआ है वह कौन कौन सा है और किस तरह से आप थोड़ा एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। जैसे कि टीकाओं में सबसे पहला है टीकाओं में, दूसरा है अनुवादों में, तीसरा है मौलिक रचनाओं में। मौलिक ग्रंथों में उल्लेखनीय ग्रंथ हैं काव्यभूषण बख्शी, सुमन सिंह का पिंगल ग्रंथ, नाथ प्रशंसा, महाराज मान सिंह का ऋतुवर्णन संबंधी ग्रंथ, कवि सर्वस्व, जय गोविंद वाजपेयी की और व्यास का शकुन विचार संबंधी ग्रंथ। उपसंहार, यहाँ उपसंहार के बारे में जानते हैं। आधुनिक काल में आकर खड़ी बोली के विकास के प्रभाव के कारण ब्रजभाषा की गति मंद पड़ जाती है। फिर भी उनके अनेक कवि इस युग में भी प्रतिष्ठित हैं। रत्नाकर जी का उद्धव शतक, सत्यनारायण कवि रत्न जी का भ्रमर दूत के अतिरिक्त अनेक मंचीय कवि भी ब्रजभाषा के छंद सुनाकर जनता को मुग्ध कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है भक्तिकालीन ब्रजभाषा के विकास पर प्रकाश डालिए। या ये क्वेश्चन अथवा में ऐसे भी आ सकता है भक्ति काल में ब्रजभाषा की विकास यात्रा पर प्रकाश डालिए। आइए जानते हैं। भक्ति काल हिंदी का स्वर्ण युग माना जाता है। इस काल की काव्य भाषा 2 ही थी, अवधी और ब्रज, परंतु अधिकांश साहित्य ब्रज में ही था। यह माना जाता है कि ब्रजभाषा को परिष्कृत एवं परिनिष्ठित रूप प्रदान करने का श्रेय अष्टचाप के कवियों को ही जाता है। अष्टचाप की स्थापना का उद्देश्य हो लीलागान था और सूरदास, नंदलाल, कृष्णदास, कुम्मन दास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, शीत स्वामी तथा गोविंद स्वामी ने ब्रजभाषा में ही लीलाएं कार्यों का परिणामतः भाषा का प्रवाह जनता तक पहुंचाया और ब्रजभाषा लोकप्रिय हो उठी। जबकि सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें सूरदास जी के बारे में। सूर ब्रजभाषा के महत्वपूर्ण कवि हैं। कुछ लोग उन्हें ब्रजभाषा का प्रथम कवि मानते हैं, पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही की मान्यता है कि ब्रजभाषा का प्रयोग सूर से पूर्व होने लगा था। वे लिखते हैं कि सूर की भाषा किसी चलती हुई परंपरा का विकसित रूप है। सूरदास ने ब्रजभाषा का प्रौढ़ प्रयोग अपने काव्य में किया है। अचानक ही भाषा का इतना प्रौढ़ होना इस बात का संकेत है कि ब्रजभाषा का कोई रूप पहले से अवश्य ही रहा होगा, भले ही वह मौखिक क्यों ना हो। सूर की भाषा का पूरा आवेग और निखार भ्रमर गीत प्रसंग से ही मिल जाता है, जहाँ उनके द्वारा बड़ी विलक्षण उक्तियाँ कही गई हैं। वहाँ उपालंब, तर्क और निर्गुण का उपहास इतना प्रभावी है कि मन सरस हो जाता है। 4 दिना ने पहरनी, सीखे अब पीताम्बर तनिया, सूरदास हरि तजी कामरी, अब हरि भये चकनिया। जबकि नंबर 2 पर है नंददास। आइए जानते हैं नंददास जी के बारे में। अष्टचाप कवियों में सूर के बाद नंददास का महत्वपूर्ण स्थान है। इनका नाम 1533 ईस्वी से 1583 ईस्वी के मध्य माना जाता है। उनकी बहुमुखी प्रतिभा भी विलक्षण थी। इनकी कई रचनाएं हैं। आइए जानते हैं नंददास जी की रचनाओं के बारे में। सबसे पहली थी अनेकार्थ मंजरी, दूसरी थी रसमंजरी, तीसरी थी रूपमंजरी, चौथी वीरमंजरी, पांचवी मानमंजरी, छठवीं श्याम सगाई, सातवीं सुदामा चरित, आठवीं भंवर गीत, नौवीं रास पंचाध्यायी, 10वीं सिद्धांत पंचाध्यायी, 11वीं नंददास पदावली। जबकि यहाँ आइए जानते हैं इनमें से उनका भंवर दूत भी महत्वपूर्ण है, जिनमें सूर की तर्कशीलता विद्यमान है। नंबर 3 पर है फुटकर कवि। फुटकर कवि कौन कौन रहे हैं? इस श्रेणी में पहले अष्टचाप के अन्य कवि आते हैं, जिनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। फर्स्ट पर है अष्टचाप के कवि प्रमुख रचनाएं। सबसे पहले परमानंद सागर तथा फुटकर पद इन्होंने लिखा है। जबकि नंबर 2 पर कुम्मन दास, इन्होंने मात्र फुटकर पद लिखा है। नंबर 3 पर कृष्णदास, इनका लगभग 120 पद हैं। नंबर 4 पर है शीत स्वामी, इनका पदावली 200 पद वाला। जबकि 5वां गोविंद स्वामी, इनका मात्र कुछ पद वाला है। जबकि 6 नंबर पर है
चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास में चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली, रासलीला, ये इनकी रचनाएं हैं। इस श्रेणी में निम्बार्क संप्रदाय के कवि भी आते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं, निम्बार्क संप्रदाय के कवि कौन कौन से रहे हैं। इनमें से श्री भट्ट युगल शतक में 100 पद, 7 ही पद के साथ एक दुआ भी है। हरि व्यास देव महावाणी परशुराम, परशुराम सागर। नंबर 3 पर है राधा वल्लभीय संप्रदाय। इनमें से गोस्वामी हित हरिवंश हित 84 पद संख्या 84, हरिराम व्यास व्यासवाणी 748 पद 148 दोहे, ध्रुवदास 42 ग्रंथ जिनमें आनंद लता लीला, श्रृंगार लीला, रस मुक्तावली लीला बड़ी प्रसिद्ध हुई है। नंबर 4 पर देखते हैं सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय में हरिदास जी के 2 ग्रंथ हैं, सिद्धांत के पद और कीर्तिमान, जो श्रृंगार का अनूठा काव्य है। साथ ही बिहारी दास नागरी प्रसाद का भी महत्व काफी है। नंबर 5 पर है चैतन्य संप्रदाय। कवि राम राय आदिवाणी तथा गीत गोविंद गदाधर भट्ट की वाणी 85 पद, इनकी रचना बड़ी सुगढ़ है। जयति श्री राधिके सरल सुख साधके, तरुण मणि नित्य भव तन किशोरी, कृष्ण तन लन मन रूप की चातकी, कृष्ण मुख ही किसकी चकोरी, माधव दास माधुरी, केली माधुरी, बंशीवट माधुरी तथा वृंदावन माधुरी, भगवत मुदित वृंदावन शतक। तो यहाँ देखते हैं नंबर 6 पर मीराबाई के बारे में। ब्रजभाषा के कवियों में लोकप्रियता, विरह वेदना, अनन्य भक्ति भावना को उजागर करने वाली मीरा का महत्वपूर्ण स्थान है। उनके कई ग्रंथ उपलब्ध हैं, जिनमें नरसिंह जी का मायरा अधिक प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद एवं राग सोरठा के पद भी परिशिष्ट हैं। मीरा पदावली में से ये सब संकलित हैं। नंबर 7 पर है रसखान। ये भले ही मुसलमान थे परंतु कृष्ण के दीवाने थे। प्रेम वाटिका तथा रासलीला इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी संपूर्ण रचनाओं का संकलन सुजान रसखान नाम से प्रसिद्ध है। नंबर 8 पर तुलसीदास। तुलसीदास को कौन नहीं जानता, इनके बारे में जानते हैं। ब्रजभाषा पर मात्र कृष्ण भक्त कवियों का ही अधिकार नहीं था, राम भक्त कवियों ने भी ब्रजभाषा के काव्य की रचना की। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका परिष्कृत ब्रजभाषा की अत्यधिक प्रतिष्ठित रचना है। इसके अतिरिक्त तुलसीदास ने कवितावली तथा दोहावली की रचना भी की है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है रीतिकाल में ब्रजभाषा के उत्कर्ष पर प्रकाश डालिए। अथवा ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है, रीतिकाल में ब्रजभाषा के विकास का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो आइए जानते हैं पूरे सवाल का जवाब। रीतिकाल तो कला काल कहलाता है। रीतिकाल को कला काल कहा जाता है। इस काल में ब्रजभाषा काव्य ने आसमान छू लिया। केशव का पांडित्य, बिहारी का मुक्तक रचना कौशल, घनानंद की हिय पीर यहाँ फूटी थी और ब्रजभाषा के कवियों की एक लंबी माल का दमक उठी थी। नंबर 1 केशव के बारे में जानते हैं। ये एक ऐसे कवि थे जो संधि काल के कवि माने जाते हैं और इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। केशव संस्कृत के पंडित थे, ब्रजभाषा बोलना भी नहीं जानते थे। वे क्या, उनके दास भी संस्कृत ही बोलते थे। वे क्या, यानी कि वे तो संस्कृत बोलते ही थे, वे भी, उनके दास भी संस्कृत बोलते थे। फिर भी बड़ी सरस रचनाएं उनके द्वारा रची गईं। उनके प्रमुख ग्रंथ हैं रामचंद्र का रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्र का नखशिख और छंदमाल। केशव की पांडित्य प्रियता उनके ग्रंथों पर हावी रही है, फिर भी रीतिकालीन कवियों में उनका महत्व है। नंबर 2 पर है रीतिकाल के फुटकर कवि। आइए जानते हैं रीतिकाल के फुटकर कवियों के बारे में। रीतिकाल के कवियों की एक लंबी सूची है। चिंतामणि, मतीराम, भूषण, बिहारी, जसवंत सिंह, कुलपति मिश्र, नृपशंभु, भिखारी दास, गोप, दूलय, हित, वृंदावन दास, पद्माकर, प्रताप शाही, ग्वाल देव, घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर, द्विजदेव, गिरधर, कविराज, सेनापति आदि। जबकि नंबर 3 पॉइंट है यहाँ रीतिकाल के प्रमुख कवि। रीतिकाल के प्रमुख कवि इस प्रकार हैं। नंबर 1 पर है बिहारी। इनकी सतसई प्रसिद्ध है, जिनमें 713 दोहे हैं। दोहा जैसे छोटे छंद में इन्होंने गहन भावों की व्यंजना करके यह सिद्ध कर दिया कि उनमें ब्रजभाषा में काव्य रचना की विलक्षण सामर्थ्य है। कहत नटत रीजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है, ने नहीं ही सौ बात। उन्हें हिंदी का श्रेष्ठतम मुक्तकार माना जाता है। बहुत आज्ञा के धनी, हाव भाव अनुभाव योजना के कुशल तेरे हिंदी के थॉमसन माने जाते हैं।
जबकि पॉइंट नंबर सेकंड में देव के बारे में बताया है, देव के बारे में जानते हैं। इनके ग्रंथों की संख्या 72 मानी जाती है। यह बात दूसरी है कि मात्र 15 ही उपलब्ध हैं। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं भाव विलास, भवानी विलास, कौशल विलास, प्रेमचंद्र का रास विलास, प्रेम नरंग, प्रेम तरंग, देव चरित्र, शब्द रसायन तथा राग रत्नाकर। ये कवि भी थे और कुशल आचार्य भी थे। आचार्यत्व के क्षेत्र में थे मम्मट यानी कि काव्य प्रकाश तथा विश्वनाथ जिसे साहित्य दर्पण कहते हैं, भानुदत्त रसमंजरी के नाम से जानते हैं तथा केशव रसिक प्रिया से प्रभावित थे। इनकी कुछ पंक्तियां यहाँ प्रस्तुत हैं। धार में धाय दसी निर्धार है, जाय फसी उसकी ना उकोरी, री अंगराय गिरी गहरी, गही फेरे फिरी ना घिरी नहीं घेरी, देव कछु अपनो बसना रस, लालच लाल चितय भय चेरी, बेग हो बूढ़ी गई पंखियाँ, अखियाँ मधुकी मखिया भई मेरी। जबकि पॉइंट नंबर थर्ड में यहाँ घनानंद के बारे में बताया है। ये रीति मुक्त कवि थे, सुजान के प्रेमी थे। इनकी ब्रज भाषा प्रौढ़तमता, लाक्षणिकता, विरोधाभास, उक्ति वैचित्र्य के कारण इनकी साफ सुथरी शुद्ध ब्रज भाषा खड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है। लाक्षणिकता व्यंजना का समावेश भी निराला है। यह आंतरिक वृत्तियों का गायक था। इसका विरह कभी हिंदी की अमूल्य निधि है क्योंकि यह इसका भोगा हुआ है। उसने किसी के लिए किराए के आंसू नहीं बहाए हैं। जबकि पॉइंट नंबर फोर्थ में पद्माकर जी के बारे में बताया है। आइए जानते हैं पद्मा जी के बारे में। रीतिकाल के कवियों में लोकप्रियता के पायदान पर ये दूसरे नंबर पर खड़े हैं। इनके ग्रंथ जो उपलब्ध हैं वे इस प्रकार हैं: गंगा लहरी, हिम्मत बहादुर बिरदावली, प्रताप सिंह बिरदावली, कली पच्चीसी, जगद्विनोद, पद्माभरण या प्रबोध पचासा। इनमें से जगद्विनोद एवं पद्माभरण रीति ग्रंथ हैं। इनका स्थान ब्रजभाषा की रसिक और सिद्ध कवियों में माना जाता है। इनका फाग वर्णन बड़ा लोकप्रिय है, लोग उसे गुनगुनाते हुए देखे जाते हैं। आइए जानते हैं किस तरह से गुनगुनाते हैं। फागु की भीर अभीरन में गही, गोविंद ले गई भीतर गोरी, भाई करी मन की पद्माकर, ऊपर नाय अबीर की झोरी, छीन पीताम्बर कम्मर हैं, सो विदा दई मीझ कप पोलन रोरी, नैन नचाए कही मुस्काए लला, फिर आइयो खेलन होरी। जबकि पॉइंट नंबर फिफ्थ है, इसमें भूषण जी के बारे में बताया है। घोर विलासता के काल में भी राष्ट्रीय चेतना का एक चारणा आया जिसने ओजस्वी वाणी में विधर्मियों को ललकारा और उन राष्ट्र नायकों को सराहा जिन्होंने धर्म की रक्षा की कसम खाई थी। भूषण की 3 रचनाएं हैं, शिवा बामनी, छत्रसाल दशक और शिवराज भूषण हैं, जिनमें से शिवराज भूषण एक रीति ग्रंथ है जिसमें अलंकार निरूपण है जिसकी संख्या 105 रही है। भूषण ओज के कवि थे, आज भी उनकी कविता उत्साह जगा देती है। तो यहाँ पॉइंट नंबर फोर्थ को देख लेते हैं। रीतिकाल के अन्य फुटकर कवि, अन्य रीतिकाल के जो अन्य फुटकर कवि हुए हैं उनके बारे में जानते हैं। रीतिकाल ब्रजभाषा का उत्कर्ष काल है जिसमें पर्याप्त मात्रा में कविता लिखी गई। विशेष बात यह भी है कि कई मुसलमानों ने भी ब्रजभाषा में काव्य रचना की। यहाँ कतिपय नाम प्रस्तुत हैं। नंबर 1 सेनापति कवित्र रत्नाकर, नंबर 2 बोधा विरह वारिस इस्कलता, नंबर 3 आलम आलम केली, नंबर 4 यहाँ थोड़ा कटा हुआ है। जबकि नंबर 5 पर है मतीराम ललित ललाम, मतीराम सतसई अलंकार, पंचासिका फूल मंजरी। जबकि यहाँ नंबर 6 पर है लाल कवि छत्र प्रकाश, नंबर 7 सब सिंह चौहान महाभारत, नंबर 8 सूदन सुजान चरित, नंबर 9 ग्वाल कवि यमुना लहरी राधाष्टक अलंकार भ्रमभंजन कवि दर्पण आदि। इनके अतिरिक्त द्विजदेव का नाम भी रीति मुक्त कवियों में महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या दिया हुआ है। यहाँ जो भी हम पढ़ाई करा रहे हैं आपके लिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं, इससे आपको काफ़ी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है वहाँ आप यहाँ से पॉइंट कवर करके वहाँ ऑटोमेटिक आप लिख सकते हैं अपनी भाषा में, यानी कि अपनी लैंग्वेज में वहाँ आप अपने क्वेश्चंस का आंसर लिख सकते हैं यहाँ से थोड़े पॉइंट को ग्रहण करने के बाद। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दिया है आधुनिक ब्रजभाषा काव्य पर एक समीक्षात्मक टिप्पणी लिखिए अथवा आधुनिक ब्रजभाषा काव्य पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो यहाँ किसी भी तरह से यह क्वेश्चन आ सकता है
तो इसका उत्तर होगा ब्रज हिंदी साहित्य की चहेती भाषा रही है और उसका एक छत्र साम्राज्य कई शताब्दियों तक जमा रहा है। इस कारण उसका रूप भी बदलता रहा है। भक्तिकालीन ब्रजभाषा सामान्य जन के निकट थी और उसमें एक सहज मिठास भी थी। यही उसकी लोकप्रियता का आधार भी था। यह समूचे भारत में काव्य रचना का अपरिहार्य माध्यम बन गई। भक्तिकालीन ब्रजभाषा का आदर्श रूप सूरदास, नंददास आदि अष्टचाप के कवियों में साफ झलकता है। उस काल के काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा का ही बोलबाला था। यही कारण रहा कि तुलसी जैसे अवधि के सशक्त कवि को भी विनय पत्र का कवितावली, दोहावली में ब्रजभाषा का ही प्रयोग करना पड़ा। रीतिकाल में यही ब्रजभाषा एक साहित्यिक रूप में प्रतिष्ठित होने को ललक उठी। फलतः उसका परिनिष्ठित एक स्तरीय रूप तो सामने आया, पर वह जनजीवन की परिधि से परे जा खड़ी हुई और उसका अमृत स्रोत शुष्क होने लगा। यह बात अलग है कि उसने हिंदी जगत पर एक छत्र शासन किया। बिहारी, मतिराम, सेनापति, पद्माकर, भूषण देव, भिखारीदास, घनानंद आदि ने उसका डटकर प्रयोग किया, पर उसका सहज अकृत्रिम रूप, अलंकृत शोभा दूर होती चली गई। परिणाम यह हुआ कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल तक आते आते हिंदी काव्य में खड़ी बोली के प्रयोग का प्रयत्न प्रारंभ हुआ। ब्रजभाषा का एक छत्र साम्राज्य धीरे धीरे धूमिल होता चला गया। यह एक सुखद संयोग भी रहा कि उस पराभव काल में भी रत्नाकर, सत्यनारायण, कवि रत्न, नाथूराम शर्मा, शंकर, जगन्नाथ बाबू, नवनीत चतुर्वेदी जैसे कवियों ने इसको थामे रखा। यदि ऐसा ना होता तो रीतिकाल के समापन के साथ ही ब्रजभाषा का नाम भी समाप्त हो सकता था। स्वयं हरिऔध जैसे सशक्त कवि ने भारतेंदु युग में ब्रजभाषा में ही लिखा, पर द्विवेदी युग तक आते आते वे भी खड़ी बोली को अपना चुके। श्रीधर पाठक की भी यही स्थिति थी। राय कृष्णदास की ब्रजभाषा 1937 में और दुलारे लाल भार्गव की दुलारे दोहावली तथा वियोगी जी की हरी सतसई 1927 ईस्वी वाली का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके साथ ही साथ ब्रजभाषा काव्य की यह धारा छायावादोत्तर काल तक बहती रही। इस छायावादोत्तर काल में भी अमृतलाल चतुर्वेदी, बलदेव प्रसाद मिश्र, रमाशंकर शुक्ल, रसाल, ऋषिकेश चतुर्वेदी, बालमुकुंद चतुर्वेदी, मुकुंद शिवरेंद्र त्रिपाठी और लक्ष्मी नारायण सिंह ईस ने इसको अपनाया और उत्तम रचनाएं भेंट की। अमृतलाल चतुर्वेदी का श्याम संदेशी 1930 भ्रमर गीत परंपरा का उत्कृष्ट एक सशक्त काव्य माना गया। डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र का श्याम शतक 1950 वाला भी छायावादोत्तर काल की उल्लेखनीय कृति है। डॉक्टर रसाल का श्याम शतक 1958 भी छायावादोत्तर काल की उल्लेखनीय कृति मानी जाती है। डॉक्टर रसाल ने तो रत्नाकर जी के तरह उद्धव शतक की ही रचना की है। इन कवियों के अतिरिक्त गोपाल प्रसाद व्यास के रंग, जंग और व्यंग 1966 ईस्वी की रचना ब्रजभाषा में ही की है। इधर हिंदी मंचीय कवियों में सोम ठाकुर ने ब्रजभाषा में बड़ी मधुर रचनाएं की हैं। उनकी मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, सौ सौ नमन करूं मैं भैया, सौ सौ नमन करूं, इतनी चमकी कि आज भी कवि सम्मेलनों में उसकी फरमाइश की जाती है। यह माना जा सकता है कि आधुनिक ब्रजभाषा काव्य यद्यपि प्रचुर परिमाण में ही तो नहीं मिलता, परंतु उसकी काव्य धारा एकदम सूखी नहीं है। आधुनिक काल में संधिकाल द्विजदेव ने ब्रजभाषा की गरिमा बढ़ाई। आधुनिक काल में रत्नाकर, कविरत्न तो महत्वपूर्ण हैं ही, जिनकी कविता बड़ी सरस और पूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप इसी तरह की वीडियोस पाना चाहते हैं या आप जितने भी पेपर्स दे रहे हैं उन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप नोट्स पाना चाहते हैं या जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं उनके सॉल्यूशन पाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना पड़ेगा, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो होती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 को भी जान लेते हैं। एक और बात बता दूं, यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल यानी कि टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अदरवाइज आप इस तरह नहीं जुड़ पाते हैं तो आप अपने मोबाइल के अंदर टेलीग्राम एप्लीकेशन खोलकर वहाँ सर्च कर सकते हैं स्टडी बाय श्याम सुंदर सर, और हमारे चैनल को ज्वाइन करके आप हमारी पीडीएफ का पूरा लाभ उठा सकते हैं, जिससे कि आप अपने
आप अपने पेपर्स में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। भक्तिकालीन ब्रजभाषा साहित्य पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। आइए जानते हैं। ब्रजभाषा लंबे समय तक काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित रही है, अतः ब्रजभाषा साहित्य की रचना भी प्रचुर रूप में की गई। ब्रजभाषा में रचित काव्य को कालक्रम की दृष्टि से हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 भक्तिकालीन ब्रजभाषा साहित्य, नंबर 2 रीतिकालीन ब्रजभाषा साहित्य, नंबर 3 आधुनिककालीन ब्रजभाषा साहित्य। यहाँ हम भक्तिकालीन ब्रजभाषा साहित्य पर प्रकाश डाल रहे हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम भक्तिकालीन ब्रजभाषा का साहित्य। भक्ति काल के ब्रजभाषा कवियों में से अष्टचाप के कवियों का विशिष्ट महत्व है, ये अग्रलिखित है। थोड़ी देर पहले ही हमने इनके बारे में बताया था, तो आप फिर से आपका रिपीटेशन हो जाएगा और यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं। नंबर 1 है सूरदास। सूर के प्रमाणिक ग्रंथ हैं सूरसागर। नंबर इसका सूरदास जी का सूरसागर है, जिसकी रचना श्रीमद् भागवत पुराण के आधार पर हुई है, जिसमें कृष्ण की लीलाओं सहित ब्रह्मगीत सर्वश्रेष्ठ है। नंबर 2 है साहित्य लहरी। यह एक लक्षण ग्रंथ है जिसमें रीति निरूपण है। उपयुक्त दोनों के अतिरिक्त सूर की एक और रचना सूर सारावली भी है। नंबर 2 पर कुम्मन दास के बारे में जानते हैं। इनके द्वारा रचित 367 पद संग्रहित हैं, जिनमें संगीत की छटा है, परंतु काव्यात्मकता उत्कृष्ट कोटि की नहीं है। नंबर 3 पर जानते हैं परमानंद जी के बारे में। परमानंद दास, इनके 2 संकलन हैं। नंबर 1 परमानंद सागर तथा फुटकर पद। नंबर 4 है कृष्णदास, इनके मात्र फुटकर पद ही हैं। नंबर 5 नंददास। अष्टचाप के कवियों में सूर के बाद इनकी गणना होती है। भाषा, काव्य कला, रसात्मकता आदि की दृष्टि से इनका काव्य महत्वपूर्ण है। साथ ही भंवर गीत इनकी विशेष उपलब्धि है। इन्हें बहुमुखी प्रतिभा प्राप्त थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मानमंजरी, रसमंजरी, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, वीर्य मंजरी, श्याम सगाई, सुदामा चरित, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, नंदास पदावली, रुक्मणी मंगल तथा गोवर्धन लीला। इनके 3 ग्रंथों का विशेष महत्व है। नंबर 1 भंवर गीत, दूसरा रास पंचाध्यायी, नंबर 3 पर सिद्धांत पंचाध्यायी। कलात्मकता के साथ भाषा सौष्ठव भी आपकी महती विशेषता है। नंबर 6 पर है गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी के पद नामक संकलन में 600 पद संकलित हैं। नंबर 7 छेद स्वामी, आपकी रचना पदावली नाम से विख्यात है, जिसमें 200 पद संकलित हैं। नंबर 8 चतुर्भुज दास, इनके संकलन है कीर्तनावली, चतुर्भुज कीर्तन संग्रह तथा दान लीला। नंबर 9 पर है श्रीभट्ट, इनकी रचना है युगल शतक, जिसमें लगभग 100 पद के साथ एक दोहा भी है। नंबर 10 पर है यहाँ 10 पर हैं हरिदेव व्यास, इनका महावाणी नामक एक ग्रंथ है। नंबर 11 पर परशुराम, इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है परशुराम सागर। नंबर 12 पर हरिराय व्यास, व्यासवाणी नामक संकलन में 758 पद और 148 दोहे संकलित हैं। नंबर 13 पर है ध्रुवदास, इनके ग्रंथों की संख्या 42 बताई गई है, परंतु इनके कुछ ही ग्रंथ उपलब्ध हैं। वे इस प्रकार हैं भजनाष्टक लीला, रस विहार लीला, जीव दशा लीला, ब्रज लीला, दीन लीला और नित्य विलास लीला। नंबर 14 पर हैं हित हरवंश हैं, इनकी रचना है हित 84 तथा कुछ स्फुट पद हैं, यहाँ श्रृंगार की प्रधानता है। नंबर 15 पर स्वामी हरिदास, इनकी रचना है कैलीमाल, जिसमें 110 पद, यह कृष्ण लीला का ग्रंथ है। साथ ही इनके कुछ सिद्धांत के पद भी उपलब्ध हैं। नंबर 16 पे गदाधर भट्ट, इनका फुटकर पदों का एक संकलन है। नंबर 17 पे मीरा, भक्तिकालीन कवियों में से मीरा का स्थान बहुत ऊंचा है। अनन्य सेविका, मधुर भक्ति की गायिका, संगीतात्मक पदों की रचयिता मीरा अपनी तन्मयता के लिए प्रसिद्ध हैं। वर्तमान में मीरा पदावली में उनकी रचनाएं संकलित हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा के पद तथा कुछ स्फुट पद। नंबर 18 पर दिया हुआ है रसखान जी हैं, ये मुसलमान कृष्णानुरागी थे। काव्य भाव प्रवणता, संगीतात्मकता, भक्ति की तन्मयता इनकी रचनाओं में झलकती है। आपकी प्रतिष्ठित रचनाएं हैं प्रेम वाटिका, दानलीला, अष्टायाम। या 19 पर हैं यहाँ गंग कवि, इनकी रचनाएं हैं गंग पच्चीसी, गंग पदावली, गंग रत्नावली। नंबर 20 पर हैं अब्दुल रहीम खानखाना, रहीम ग्रंथावली में इनके 300 पद होते हैं, जिनमें भक्ति व नीति की अधिकता है। नंबर 21 पर है तानसेन, यद्यपि इनका नाम संगीत सम्राट के रूप में लिया जाता है, फिर भी इनका काव्य से लगाव था
और कुछ स्फुट पद रचे थे। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 to 5 यानी कि इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करा दिया है यदि आप इसको थोड़ा मनन करके पढ़ते हैं तो। वैसे कहने को यहाँ 5 क्वेश्चंस हैं। अगले पार्ट में हम 6 से लेकर 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट कराएंगे। इसी तरह से लंबे लंबे लॉन्ग आंसर होंगे जिससे कि आप अनेकों क्वेश्चंस को बना सकें, और जितने भी कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चंस आपके पेपर में आता है तो इसको देखते हुए आप वहाँ आंसर को बना सकते हैं। तो यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।